हेलो एवरीवन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को आज फिर हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। ये जो प्रश्न कराए जा रहे हैं वीकेंड के एंड में, इनसे आपको इसी चैनल की वेबसाइट पर आपको लिंक मिलेगा, वहां पे आपको टेस्ट पेपर देना है। वहां से आपको पता चलेगा आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, वो उसमें कितना आपके माइंड में है। तो आप लोग टेस्ट में अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें और जो क्वेश्चन करा रहे हैं इन्हीं क्वेश्चनों के इन्हीं टॉपिक में से वहां पे प्रश्न फॉर्मेट किए जाएंगे। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, तो आप लोग इसको अधिक से अधिक लाइक भी करें और शेयर करें। थैंक्स। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन दिया गया है ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन दिया गया है बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन दिया गया है सी उत्तर ऐतिहासिक काल और ऑप्शन दिया गया है डी आदि ऐतिहासिक काल। तो बताइए सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? देखिए ऐतिहासिक काल जो होता है इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उनको हम पढ़ सकते हैं। लेखन कला को पठन पाठन में सम्मिलित है, वो हमारा क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में लिखित कला का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी कि पठन पाठन का कार्य इस काल में नहीं हुआ था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। उत्तर ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल से जस्ट पहले का जो काल है वो हमारा क्या कहलाता है? उत्तर ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट आता है आदि ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है, इसमें लिपि का तो आविष्कार हो चुका था, साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया जा सका है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता में लिपि का आविष्कार है, इसके साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है पक्की ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन बी दिया गया है प्रथम असली मेहराब, ऑप्शन सी दिया गया है पूजा स्थल और ऑप्शन डी दिया गया है कला और वास्तुकला, ऑप्शन ई दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। देखिए बेटा, यहां से जो प्रश्न आते हैं मेनली पूछा जाता है विशेषता क्या है सबसे अधिक, कि शतरंज पद्धति को अपनाया गया था और सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। नेक्स्ट विशेषता क्या है कि बड़े बड़े स्नानागार और अन्नागार के साथ मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो में क्या है, विशाल अन्नागार और स्नानागार प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो ये बनते किससे थे? ईंट से बनी इमारत। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर। इसके साथ कहा मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्या है इसकी विशेषता कि कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जहां पर कच्ची ईंटों के बने हुए मकान मिले हैं, जैसे कालीबंगा का क्षेत्र, वहां पर क्या है, कच्ची ईंटों के क्षेत्र पाए गए। प्रथम असली मेहराब नहीं है, पूजा स्थल ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, ये साक्षी नहीं मिले हैं, कला और वास्तुकला का भी साक्ष्य नहीं मिले। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है कि महत्वपूर्ण जो विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानगढ़ और ऑप्शन डी नागपट्टनम। तो बताइए कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह स्थल है? कौन सा है? लोथल है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। कौन सा बंदरगाह स्थल है? लोथल है। कहां पर स्थित है ये? अहमदाबाद में। कहां स्थित है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहां है? गुजरात में। किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहां पर है ये गुजरात में स्थित है। और किस नदी के तट पर है? कई बार ये पूछा गया है, तो किस नदी के तट पर है ये? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी है? भोगवा नदी के तट पर ये स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया गया है ए तारीख हिंद से, ऑप्शन दिया गया है बी
तबकात ए नासरी से, ऑप्शन दिया गया है सी ताज उल मासरी से, ऑप्शन दिया गया है डी तारिक ई मुबारक से शाही से, ऑप्शन दिया गया है ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो पहला टेस्ट पेपर हुआ था उसमें भी इस प्रश्न को काफी अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है किससे? तबकात ए नासरी से। कौन है? मिनहाजुद्दीन सिराज जो है इसके लेखक है, मिनहाजुद्दीन सिराज इसके लेखक हैं किसके? तबकात नासरी के। ये कई सारे एग्जामों में पूछा गया, खासकर पीसीएस के एग्जामों में, जिसको आप अच्छे से याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, उसमें उन्होंने पूरे साक्ष्य दिए हैं क्या? बिहार पर आक्रमण और बंगाल पर आक्रमण के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विहार का विध्वंस किया था, ऑप्शन ए दिया गया बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन बी दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन ई दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए नालंदा विहार का विध्वंस किया था किसने किया था? बख्तियार खिलजी। पहला आक्रमणकारी भी कौन था? बख्तियार खिलजी। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन है? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विहार का विध्वंस किया था। नेक्स्ट इसकी क्या खासियत है? बख्तियार खिलजी जो है हमारा ये क्या था? गजनी गोरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह। ठीक है, इसने क्या लखनौती को अपनी राजधानी बनाई थी बंगाल में, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में वहां पर शासन कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? ऑप्शन ए दिया गया है गोवा, ऑप्शन बी दिया गया है बंगाल में हुगली, ऑप्शन सी दिया गया है आरकोट, और ऑप्शन डी दिया गया है सूरत। तो बताइए 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? सूरत के पास एक स्थान है सौपल्ली, वहां पर इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहां पर? सूरत के पास सौपल्ली नामक स्थान पर। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? डी इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्या है? सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ऑप्शन ए दिया गया है 1601, ऑप्शन बी दिया गया है 1632, ऑप्शन सी दिया गया है 1774, और ऑप्शन डी दिया गया है हमारा 1651, ऑप्शन ई दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए डच ईस्ट इंडिया कंपनी का किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? किस वर्ष की थी? इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी वो मुख्यतः हमारी 1638 में की थी। कब की थी? 1638 में, 1638 में की थी। जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं, जो वहां के इतिहासकारों ने बताया है, वो उसका जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड निकला है वो 1638 निकला। लेकिन ये प्रश्न जो है बिहार पीसीएस में पूछा गया था, और वह उसका आंसर बिहार पीसीएस ने क्या माना है? ऑप्शन बी 1632 माना है। अगर बिहार का एग्जाम है और वहां पर ये प्रश्न आ रहा है तो उसमें क्या आपको देना है? 1632। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जबकि एग्जैक्ट आंसर जो इतिहासकारों ने बताया है वो 1638 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? ऑप्शन दिया गया है ए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन दिया गया है बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन दिया गया है सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, ऑप्शन दिया गया है डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो बताइए क्या मुख्यतः कारण था हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है मुख्य कारण क्या था? देखिए ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए जंग छिड़ जाती है। ठीक है, तो इंडिया में भी क्या होता है? दोनों शक्तियां जो हमारी अंग्रेज शक्ति और फ्रांस शक्ति हैं
जो यूरोप की मेल शक्तियां थी उस टाइम पे, ये लोग क्या करते हैं, अपने राज्य से, अपने स्वराज्य से बिना परमिशन के यहाँ पर युद्ध ये लोग छेड़ देते हैं। इस युद्ध की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया था, यहां से इस युद्ध की शुरुआत होती है। फिर अस्टिया का युद्ध हमारा जो है समाप्त हो जाता है, तो ये युद्ध भी हमारा समाप्त हो जाता है। किस युद्ध के तहत, ला सापले की संधि के तहत। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से याद रखिएगा। ला सापले की संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हो जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर। क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए दिया गया है संविधान का अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी दिया गया है संविधान का अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए, ऑप्शन सी दिया गया है संविधान का अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी दिया गया है संविधान का अनुच्छेद 25 और ऑप्शन ई दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर है, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान का अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के तहत ये आता, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। ऑप्शन दिया गया है ए 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन दिया गया है बी 1 अगस्त 2010, ऑप्शन दिया गया है सी 1 अक्टूबर 2010 और ऑप्शन दिया गया है डी 1 दिसंबर 2010। तो बताइए शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। शिक्षा का जो अधिकार जोड़ा गया है वो हमारा देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2002 में किया गया, जिस वक्त 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को शिक्षा का लेना कंपलसरी किया गया। ठीक है, इस अधिनियम को विधिवत सांसद द्वारा रूप दिया गया शिक्षा का संशोधन, भारतीय शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा। ठीक है, जो लागू कब होता है 1 अप्रैल 2010 से। ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तीनों फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम कब आया है हमारा, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से। कब आया था 2002 में। ठीक है, और ये शिक्षा का अधिकार संशोधन जो अधिनियम बना है कब बना, 2009 में लाया गया सांसद में, और मतलब 2009 इसका नाम दिया गया और 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा से सूचीबद्ध है। ऑप्शन ए दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन बी दिया गया समान नागरिक संहिता, ऑप्शन सी दिया गया है छोटे परिवार का मानदंड, ऑप्शन डी दिया गया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। ऑप्शन ए दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन बी दिया गया है फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन सी दिया गया है सेकेंड और थर्ड और ऑप्शन डी दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। ऑप्शन ई दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताना है संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित में से कौन सा हमारा लागू होता है, सूचीबद्ध है इनमें से। तो कौन कौन सा होता है, देखिए पहला जो है हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन, ध्यान दीजिए इस पे, समान का अनुच्छेद 39 घ। ठीक है, कौन सा आता है 39 घ आता है हमारा समान कार्य के लिए सामान्य वेतन। दूसरा क्या आता है समान नागरिक संहिता, कौन सा अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। कई बार पूछा गया है
पीसीएस एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छोटे परिवारों का मानदंड नहीं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये कौन सा संविधान अनुच्छेद के तहत आता है? ये 350 का के तहत आता है। कौन सा अनुच्छेद है? 350 का के तहत मातृभाषा में प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है। ठीक है, तो कौन कौन सा था संविधान में? भाग किसमें आता है? भाग 4 में हमारे एक समान कार्य के लिए समान वेतन, पहला, और सेकेंड समान नागरिक संहिता। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सा आता है? समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। अच्छे से याद रखिए, कई बार पूछा गया है 39 घ और 44 की ये दोनों आर्टिकल कई बार पूछे गए हैं, आरओ एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन दिया गया है ए 32 में, ऑप्शन दिया गया है बी 42 में, ऑप्शन दिया गया है सी 15 में और ऑप्शन दिया गया है डी 46 में। तो बताइए, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया। ठीक है, किस भाग में? भाग 4 का में अनुच्छेद भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का। कौन सा है? अनुच्छेद 51 का के तहत। ठीक, ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं 51 का के तहत। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, कौन से भाग में है ये? भाग 4 का में। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। ऑप्शन दिया गया है ए 0 अंश अक्षांश के पास, ऑप्शन दिया गया है बी 23 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन दिया गया है सी 50 डिग्री अक्षांश के पास और ऑप्शन दिया गया है डी 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो बताइए, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर जो है बी हमारा करेक्ट आंसर है। 23 डिग्री अक्षांश के पास मरुभूमियां जो पाई जाती हैं वो मुख्यतः पृथ्वी पर कहां पर पाई जाती हैं? देखिए, पहला तो पार्ट यही है कि हमारा 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायुदाब के क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे हमारा आ जाता है कौन सा क्षेत्र? मेनली आ जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया व सहारा के मरुस्थल, 30 डिग्री अक्षांश के आसपास उच्च दाब के क्षेत्र में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और सहारा का जो रेगिस्तान है वो इसके अंतर्गत आता है। दूसरी कंडीशन जो हमारी पाई जाती है वो 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल, जैसे कैलिफोर्निया और अटकामा के मरुस्थल। ठीक है, ये मरुस्थल हमारे आते हैं 23 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, और किसमें आते हैं? मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल है। नेक्स्ट आता है हमारा पर्वतों के वेस्ट छाया क्षेत्र के मरुस्थल, जैसे उत्तरी अमेरिका का डेथ वैली हो गया, और हमारा क्या है? अर्जेंटीना का पेंटागोनिया मरुस्थल। नेक्स्ट आता है महाद्वीपों के मध्य भाग के मरुस्थल, जैसे हो गया हमारा ग्रेट बेसिन मंगोलिया का गोबी मरुस्थल हो गया, और हमारा ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी आंसर है, 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए दिया गया है पृथ्वी, ऑप्शन बी दिया गया है मंगल, ऑप्शन सी दिया गया बृहस्पति और ऑप्शन डी दिया गया है शनि। तो बताइए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार की दृष्टि से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। पृथ्वी किस नंबर पे आता है? ये 5वें नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है समय। ऑप्शन ए दिया गया है 18.5 वर्ष,
ऑप्शन बी दिया गया है 36 वर्ष, ऑप्शन सी दिया गया हमारा 29.5 वर्ष और ऑप्शन डी दिया गया हमारा 84 वर्ष। तो बताइए शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, कितना लेता है 29.5 वर्ष लेता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। ऑप्शन ए दिया गया है 84 वर्ष, ऑप्शन बी दिया गया है 36 वर्ष, ऑप्शन सी दिया गया है 18 वर्ष और ऑप्शन डी दिया गया है 48 वर्ष। तो बताइए यूरेनस जो है हमारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर परिक्रमा में कितना समय लेता है, ये लेता है हमारा 84 वर्ष। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। ऑप्शन ए दिया गया है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, ऑप्शन बी दिया गया है 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, ऑप्शन सी दिया गया है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो हिमरेखा की बात कर रहा है, इसकी जो रेंज है हिमालय में वो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का पर्वत पादी प्रदेश है। ऑप्शन दिया गया है ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन दिया गया है बी हमारा क्या है शिवालिक और ऑप्शन दिया गया है सी बी है शिवालिक, सी है बृहद हिमालय और डी दिया गया है अरावली। तो पर्वत पादी नगर की बात कर रहा है, तो पर्वत पादी नगर निम्नलिखित में से कौन सा है, यह है हमारा शिवालिक। शिवालिक के दक्षिण में ही पर्वत पादी नगर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए इयोजोइक में, ऑप्शन बी पैलियोजोइक में, ऑप्शन सी मेसोजोइक में और ऑप्शन डी सेनोजोइक में। तो बताइए शिवालिक श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कब हुआ है। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो हमारा सेनोजोइक युग में हुआ है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इसी को क्या कहते हैं, प्लेयोसीन युग भी इसी को कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। ऑप्शन ए इयोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन बी पैलियोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन सी मेसोजोइक महाकल्प में और ऑप्शन डी दिया गया सेनोजोइक महाकल्प में। तो बताइए प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, कब निर्मित हुए हैं, ये हमारे जो निर्मित हुए हैं पैलियोजोइक महाकल्प में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटा नागपुर का पठार है। ऑप्शन दिया गया है ए एक अग्र गंभीर है, ऑप्शन दिया गया है बी एक गर्त है, ऑप्शन दिया गया है सी एक पदस्थली है और ऑप्शन दिया गया है डी एक संप्राय भूमि है। तो छोटा नागपुर का पठार क्या है, ये एक अग्र भूमि है, अग्र गंभीर है। क्या है, छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय घाटा है। ऑप्शन ए दिया गया कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ऑप्शन बी दिया गया राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ऑप्शन सी दिया गया पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां माइनस बाजार ऋण और ऑप्शन डी दिया गया है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। तो बताइए राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। देखिए प्राथमिक घाटा जो होता है वो होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज प्राप्तियां। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस प्राप्तियां, ठीक है। बाजार व्यय, ठीक है, क्या रहता है ब्याज अदायगी, क्या रहता है ब्याज, राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज अदायगी आता है इसमें, अदायगी। तो राजकोषीय घाटा हमारा क्या हो जाएगा, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा
दायित्व। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन दिया गया है ए 94 95, ऑप्शन दिया गया है बी 1996 97, ऑप्शन दिया गया है सी हमारा क्या दिया गया है 1998 और 99। क्या है 1998 99, ऑप्शन दिया गया डी 1991 और 92। तो बताइए सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सेवा कर जो है हमारा वो 1994 95 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर। ये कैसा कर है? ये एक अप्रत्यक्ष कर है जो प्रेजेंट टाइम में जीएसटी में शामिल हो चुका है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था? क्या है? ए ऑप्शन दिया गया है ए एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम विकास, ऑप्शन दिया गया है बी ग्रामीण साक्षरता विकास, ऑप्शन दिया गया है सी ग्रामीण रेलवे, ऑप्शन दिया गया है डी ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक, और ऑप्शन दिया गया है ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो छठी पंचवर्षीय योजना की बात कह रहा है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 80 से 85। ठीक है, क्या रहता है? 80 से इसका टाइम पीरियड है हमारा 85 का है। 1980 से लिख लीजिए बेटा, प्रश्न आया था 1980 से 85। ठीक है, और इसमें क्या शुरू होता है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को ये शुरू होता है। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्यक्रम है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कब शुरू हुआ ये? 2 अक्टूबर 1980 को। मुख्य लक्ष्य क्या था? ग्रामीण समुदाय का जो निर्धन लोग होते थे उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु ऋण उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं ए बिहार, ऑप्शन दिया गया है बी तमिलनाडु, सी दिया गया है आंध्र प्रदेश और डी दिया गया है राजस्थान, और ऑप्शन ई दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए अंत्योदय विकास कार्यक्रम भारत में किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था हमारा राजस्थान में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्या टाइम पीरियड था? 1970 से 71 में इसको चालू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ऑप्शन दिया गया ए इंदिरा गांधी के द्वारा, ऑप्शन दिया गया है बी राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, ऑप्शन दिया गया है सी जनता सरकार के द्वारा, ऑप्शन दिया गया है डी राजीव गांधी के द्वारा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा की बात हो रही है। तो रोलिंग प्लान से प्रश्न आया था। देखिए अभी रिसेंट में ही उत्तराखंड पीसीएस का जो पेपर है उसमें भी ये आया था। ये कब लागू हुआ है? तो ध्यान दीजिए, एक तो पहला है पांचवी पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 68 से 70 के बीच में। कब हुआ? 78 से 80 के बीच में, सॉरी 78 से 1978 से 80 के बीच में रहा था। ठीक है, रोलिंग प्लान आया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। उस समय सरकार किसकी थी? जनता सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर। जनता सरकार के द्वारा ये ट्रेंडिंग में चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। स्टार बना ले इस पे। या अभी रिसेंट में ही पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस में जो एग्जाम हुआ है कि रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था? किसमें चालू किया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है? 1978 से 80। नेक्स्ट क्या है टाइम? इसका महत्वपूर्ण फैक्ट किस सरकार के द्वारा आया था? जनता सरकार के द्वारा आया था। ये हमारे महत्वपूर्ण इसके फैक्ट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? बताइए, कई बार हमने इसी चैनल पे इसको प्रैक्टिस में करवाया है। अब आप लोग बताइए क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए दिया गया हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी दिया गया हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी दिया गया पायरोमीटर, ऑप्शन डी दिया गया है लैक्टोमीटर और ऑप्शन ई दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आर्द्रता जो हमारी नापी जाती है किसके द्वारा नापी जाती है? हाइग्रोमीटर के द्वारा। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है? हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता को हम नापते हैं। और हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है और पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप को नापा जाता है। अब लैक्टोमीटर के बारे में आप लोग कमेंट करके बताएं क्या नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दाब की इकाई क्या है? ऑप्शन दिया गया है ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन इंटू मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी न्यूटन प्रति मीटर और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दाब की इकाई की बात कर रहा, तो दाब की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग स्क्वायर वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर या मीटर का स्क्वायर न्यूटन प्रति, ये क्या होता है? ये पास्कल होता है हमारा, पास्कल। किसकी इकाई है? दाब की। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है? दाब की इकाई पास्कल है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और ये कैसी राशि है? ये भी कई बार पूछा गया। दाब कैसी राशि है? दाब जो है हमारी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है दाब। दाब हमारी अदिश राशि है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बताइए, अदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी त्वरण, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अदिश राशि की बात कह रहा, अदिश राशि क्या है? दाब है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर। अन्य राशियां क्या हैं? सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रतिबल, ऑप्शन बी दिया गया है बल, ऑप्शन सी दिया गया है विकृति और ऑप्शन डी दिया गया है दाब और ऑप्शन ई दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किस राशि का मात्रक नहीं है? किसका मात्रक नहीं होता? विकृति का कोई मात्रक नहीं है। ये एक विमाहीन राशि है। कौन सी? विकृत हमारी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दिया गया है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दिया गया है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन और ऑप्शन डी दिया गया है हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन और ऑप्शन ई दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली मुख्यतः गैसें कौन सी हैं? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये आयोग पीसीएस में, और खासकर आरओ और अन्य राज्यों के जितने भी पीसीएस हुए कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। ऑप्शन ए दिया गया है जस्ते की, ऑप्शन बी दिया गया है पारे की, ऑप्शन सी दिया गया है लेड की और ऑप्शन डी दिया गया है क्रोमियम की। ऑप्शन ई दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, गैल्वेनाइज्ड लोहा जो होता है ये आयरन हो गया हमारा, ये लोहे हो गया, इसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है जिसमें इसको जंग न लगे। वो जो परत होती है वो जस्ते की चढ़ाई जाती है और उसी को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइज्ड लोहा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। ऑप्शन ए कार्बोनेट, ऑप्शन बी बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी बिसमथेट और ऑप्शन डी सल्फोनेट और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा है हमारा? कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट हमारा सल्फोनेट है। ऑप्शन डी जो है
करेक्ट आंसर है किसका, सल्फोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। ऑप्शन ए गंधक, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी जस्ता और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए वह कौन सा तत्व है जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। देखो मानव पसीने में एक से अधिक तत्व, जो भी तत्व, गंधक भी होता है, लोहा भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, जस्ता भी होता है, ठीक है। तो एक से अधिक, यूरिया भी होता है ना, तो एक से अधिक कई सारे तत्व निकलते हैं पसीने के माध्यम से, कुछ मूत्र के माध्यम से, ठीक है। कई सारे तत्व हमारे बॉडी से निकलते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक तत्व होते हैं मानव के पसीने में, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, ऑप्शन ई जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। ऑप्शन ए मेंडल का नियम, ऑप्शन बी जैव विकास और ऑप्शन सी डीएनए संरचना और ऑप्शन बी आनुवंशिकता और विचरण। तो बताइए जेनेटिक्स हमारा क्या है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन करती है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, क्या है, आनुवंशिकता और विचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए शुष्क पंक्तियां, ऑप्शन बी शुष्क तने, ऑप्शन सी शुष्क बीज और ऑप्शन डी शुष्क पुष्प कली। तो बताइए लौंग हमारा जो है पौधे की किससे प्राप्त होती है। ये शुष्क पुष्प कली के रूप में प्राप्त होती है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, ठीक है। तो कब प्राप्त होती है, शुष्क पुष्प कली में। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पादप कली है। ऑप्शन ए एक भूणी टहनी, ऑप्शन बी एक भूणी पत्ती, ऑप्शन सी एक भूणी पोष और ऑप्शन डी एक बीज। तो पादप कली क्या है हमारी, एक भूणी टहनी है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जीरोफाइट, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी हेलोफाइट और ऑप्शन डी सक्यूलेंट। तो बताइए वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं। ये हमारे कहलाते हैं हाइलोफाइट। ऑप्शन सी मृदोद्भिद, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मृदोद्भिद, लवण मृदोद्भिद। कई बार पूछा गया है, कई बार ये हिंदी में नाम दे देते हैं और कई बार इसमें पूछ देते हैं। तो क्या आंसर है, हेलोफाइट को ये लवण मृदोद्भिद कहते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन ए हृदय दिल, ऑप्शन बी यकृत लीवर, ऑप्शन सी अग्नाशय पैंक्रियाज और ऑप्शन डी मस्तिष्क, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए ईईजी हमारा किसके लिए प्रयुक्त होता है। ईई जो है ये मस्तिष्क की बीमारी के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी सहभागिता, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन और ऑप्शन डी बहुगुण सूत्रता। तो बताइए जीवों में अत्यधिक विविधता का मुख्य कारण क्या है। जीवों में अत्यधिक विविधता का जो मुख्य कारण है वो उत्परिवर्तन है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों का उनके बैकग्राउंड को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इन्हीं के कुछ जो है वीकेंड के एंड में आपको इसी चैनल की वेबसाइट पर मिलेगी। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको वायरल कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।